नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम बात करेंगे जो एडिशनल 25% टैरिफ लगाया है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और दूसरा भारत को करना क्या चाहिए इसके बारे में। हमने जब लास्ट टाइम बात किया था इस मुद्दे पे तो हमने ये बात किया था कि ट्रंप उस कहावत की तरफ बिहेव कर रहे हैं जो कि है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम जब भी बात करते हैं वृत्तांत पे तो हम बात करते हैं जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स के पीछे की कहानी क्या है। आज भी हम उसी पे बात करेंगे। ये पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं भारत पे 25% टैरिफ लगाऊंगा और वो उन्होंने उसको पोस्टपोन किया 7 तारीख तक, फिर बोला 7 तारीख के बाद मैं लगाऊंगा। जो लगा हुआ था, लेकिन इंडिया ने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये उनको परेशान कर रहा था। फिर उन्होंने कल आए और कल अनाउंस किया कि 25% एडिशनल रहेगा। और वो क्यों रहेगा? क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। क्या आपको लगता है कि यही वजह है जिसकी वजह से, खाली रशिया से तेल खरीदने की वजह से ये टैरिफ लगाया गया हमारे ऊपर? तो आंसर ये है कि नहीं। तो सही आंसर क्या है? जो वो रियल रीजंस हैं, पीछे की जो कहानी है, वो क्या है जिसकी वजह से ये टैरिफ हम पे थोपा गया है? वो कहानी ये है कि भारत एक तरह से, हमने जो पहले भी बताया था कि पूरी दुनिया के एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के सामने आ रहा है। दूसरा कि हमेशा से यूएस को ये लगता था कि अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारत या तो रशिया पे डिपेंडेंट है और या तो उसको यूरोपियन यूनियन या फिर यूएस के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पास दो चीजें हुई। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने अपना पराक्रम दिखाया है, जिस तरह से स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिस तरह से स्वदेशी हथियार लेके और पाकिस्तान को धूल चटाई है, उसके जो एयरफोर्स के जो प्लेन थे रखे हुए थे, या एयरफोर्स का जो स्टेशन था, एयरफोर्स स्टेशन थे, उनको जिस तरह से उड़ाया गया है और जिस तरह से कह के ये बताया गया है कि देखो हम ये कर सकते हैं, उसमें यूएस को ये लगा है कि भारत बहुत तेजी से इस मामले में आगे बढ़ रहा है जिसकी उसको भनक तक नहीं है। और क्योंकि वो चाहता है कि चाइना जैसा कोई और भी उसके सामने खड़ा ना हो, इसलिए पहले से ही कुछ चीजों पे वो कंट्रोल करना चाहता है। अब वो कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो ऐसा तो नहीं है कि वो आके अटैक कर देगा या कोई और मामले में खड़ा कर देगा, क्योंकि भारत एक गुटनिरपेक्ष नीति से चलता है कि किसी के ऊपर अटैक नहीं करता, तो वो भी बहाना नहीं है। हमारे पास तेल नहीं है तो वो भी बहाना नहीं है। दूसरा, हमने डिक्लेयर्ड बोला है कि हमारे पास एटम बम है, तो वो भी नहीं है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसको लेके, बहाना लेके और वो वॉर शुरू कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? बाकी बचता ट्रेड। तो वो ट्रेड पे हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरा इसमें वजह ये रही कि पहले तो उन्होंने इस पूरी लड़ाई को फ्यूल करने की कोशिश की। अगर आपने जब 7, 8, 9 तारीख को जब ये सीज फायर का ऐलान हुआ, 8, 9 तारीख को, उसके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस का अगर आप बयान सुनेंगे एक दिन पहले का, तो वो कहते हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई है और वो आपस में सुलझा लेंगे। दैट मीन्स वो इस लड़ाई में आना नहीं चाहते। और आप सबको पता है कि यूएस, पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां होती हैं उसकी जड़ में कहीं ना कहीं यूएस होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो हथियारों की लॉबी है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हथियारों के, वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, उससे टैक्स देते हैं और उससे अमेरिका की इकोनॉमी चलती है। आज के डेट में जो इकोनॉमी है यूएस की, वो लड़खड़ा रही है। क्यों लड़खड़ा रही है? इसलिए क्योंकि उनके ऊपर उनकी जीडीपी के कई गुना कर्जा चढ़ चुका है और जो टैक्स देने में ही उनकी जीडीपी का एक ज्यादा हिस्सा जा रहा है। अब ज्यादा हिस्सा जा रहा है तो वो कर क्या सकते हैं? और हमेशा ये करते हैं, जब भी अमेरिका मंदी की तरफ जाता है तो दुनिया में लड़ाइयां छेड़ता है। अब दुनिया में लड़ाइयां छेड़ता है, छेड़ने से होता क्या है कि उसके ही हथियार दोनों तरफ बिकते हैं। दो देश लड़ते हैं, दोनों उससे हथियार खरीदते हैं और वो पैसा यूएस को जाता है और यूएस की इकोनॉमी फिर से चल पड़ती है। अगर आप देखेंगे तो हमेशा ट्रंप ये कह के आए थे कि मैं शांति का मसीहा हूं। अमेरिकी जनता से उन्होंने ये
वादा किया था। लेकिन जब यहां आए और इकोनॉमी की हालत देखी तो पहले उन्होंने इस चीज को फ्यूल करने की कोशिश करी किसी तरीके से। अगर देखा जाए तो जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में उसको फ्यूल करने की कोशिश की कि इंडिया अगर इधर फंस जाता है अपनी लड़ाई में तो वो शायद रशिया का साथ छोड़ देगा। तो पहली जो कोशिश थी कि जो अपने वादे थे उन वादों पे मैं खरा उतरूं, शांति का मसीहा बनूं और नोबेल प्राइज मुझे मिले, पीस नोबेल प्राइज, जो अपने मुंह से गा गा के मांगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप बड़े हो तो आपकी बड़ाई कोई और करना चाहिए। अगर आपने सही में अच्छा काम किया है तो आपको मिलेगा। आपको बार बार खुद से गा गा के कहना और दूसरों से कहलवाना कि हमें नोबेल प्राइज दिला दिया जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो बाइडेन के समय में जो हुआ वो इजराइल गाजा का जो युद्ध चल रहा है वो हुआ। उसके बाद यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू हुआ। बेमतलब का उनको बोला गया कि नेटो में वो शामिल होगा और फिर पुतिन को भड़काया गया और पुतिन ने वो युद्ध कह लीजिए या वो ऑपरेशन चालू किया, वहां उनको फंसाया गया। अब रशिया को ये दबा नहीं पा रहे थे यूएस किसी भी तरीके से। पहले उन्होंने दबाने की कोशिश करी, सैंक्शंस लगाया और ये कोशिश करी कि सारे देश तेल खरीदना बंद कर दें। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो जो तेल के सबसे बड़े निर्यातक हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हों और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज कुछ हैं, और उनमें से उन लोगों ने सबने ये कह दिया कि भाई तेल के दाम उन्होंने बढ़ा दिए। अब जब तेल के दाम बढ़ा दिए तो सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है वर्ल्ड में तेल का? तो उसमें अमेरिका का सबसे बड़ा नाम आता है। तो अगर तेल की कीमतें मार्केट में बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट यूएस पे भी होगा। फिर यूएस की जो लॉबी है उन्होंने कोशिश करी कि भारत जैसा बड़ा देश, जो अगर पेट्रोलियम के मामले में अगर आप देखेंगे जो उपभोक्ता है उसका, यूएस के बाद चाइना, चाइना के बाद इंडिया आता है। तो अगर ऐसा है कि अगर इंडिया कहीं और से खरीदना चालू कर दे, इंडिया रशिया से खरीदना चालू कर दे, तो जो मार्केट प्राइस है पेट्रोलियम का वो स्टेबल रहेगा। एंड उसके लिए वो एक लिवरेज दी गई इंडिया को कि रशिया से एक बेस प्राइस पे आप ऑयल खरीद सकते हैं, और उसके लिए उनको एनकरेज किया गया। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो हमारे टोटल इंपोर्ट्स का 2 से 3% रशिया से पहले हम करते थे, वो 2021 के बाद सर्ज होता हुआ, 2022 के बाद सर्ज होता हुआ 23-24% पे पहुंच गया। अब जब ये शांति के मसीहा आए तो इन्होंने पहले कोशिश करी कि रशिया को धमकाया जाए, बोला जाए, सबको धमकाया जाए, बोला जाए कि भाई उससे ऑयल लेना बंद करो। उन्होंने चाइना को धमकाने की कोशिश करी, उन्होंने ब्राजील को धमकाने की कोशिश करी, उन्होंने हर एक कंट्री को जिसको समझ में आया उसको धमकाने की कोशिश करी और कहा कि उससे तेल मत लो। सारी कंट्रीज ने एक ही स्वर में ये कहा कि भाई हम अपनी जरूरतों के हिसाब से सौदा करेंगे, जो हमारी जरूरतें हैं। एंड उसके रिपरकशन ये हुए कि चाइना ने कह दिया कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो एक्सपोर्ट करता है यूएस को, जब उन्होंने चाइना को धमकाने की कोशिश करी तो उसने स्टॉप करने की धमकी दी। फिर इनके तेवर नरम पड़ गए, फिर इनको लगा कि अभी चाइना से कुछ नहीं हो सकता है। तो पहले उन्होंने ब्राजील को धमकाया। ब्राजील में जो लूला है उन्होंने इनकी लोला फुला दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये, इनको लगा कि इंडिया भी एक बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, अगर वो हम बंद करते हैं तो शायद रशिया पे प्रेशर आएगा एंड फिर रशिया शायद वॉर से पीछे हट जाए। फिर उन्होंने भारत को धमकाना चालू किया, जिसको भारत ने हमेशा से कहा कि भाई हम एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, हमारी जरूरतें पेट्रोलियम की, एनर्जी की बहुत हैं, इसलिए हम वहां से लेना पसंद करेंगे जहां से हमारी जरूरतें पूरी और सस्ते में पूरी हो, क्योंकि हम एक गरीब देश भी हैं। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देखेंगे तो बड़ी इकोनॉमी है, बट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। और वो तेल खरीदना जारी रखा। ये बात ट्रंप को चुभ गई। दूसरा, जब ट्रेड जो नेगोशिएशंस चालू हुए, क्योंकि ये आए थे बार बार ये कहने के लिए, है तो व्यापारी, तो ये आया था ये कहने के लिए कि मैं सबसे डील कर रहा हूं, सबको धमका रहा हूं, सबसे डील कर रहा हूं। अब उस डील में क्या हुआ, सबने जिसको भी लगा सब जाके डील किए, पर भारत के साथ वो डील में बोला गया कि हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है और उसके जो कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो जाके डील करेंगे। वो डील चालू हुई, और लेकिन वो डील पे हुआ ये कि जो सेक्टर्स हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, चाहे एग्रो हो चाहे डेयरी हो, वहां पे इंडियन डीलर्स जो थे, जो डील करने के लिए गए थे, उन्होंने, नेगोशिएटर्स जो थे, उन्होंने उस पे झुकने से मना कर दिया, वो मार्केट खोलने से मना कर दिया।
क्यों? क्योंकि उस मार्केट पे हमारी पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, एक पूरी हमारी जनता डिपेंडेंट है। तो उन्होंने धमकाने की कोशिश करी, लेकिन वो धमके नहीं, वो डरे नहीं, और उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया। वो जल्दी में कोई नहीं दिख रहे थे। ये बात ट्रंप को पसंद नहीं आई। और दूसरी बात, जब हमने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया, वो भी बात उनको पसंद नहीं आई कि मैं आया हूं नोबेल पीस प्राइज पाने के लिए एक शांति दूत बनके, और मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। अब वो खींच में उन्होंने क्या करना चालू किया कि पहले भारत को धमकाना चालू किया और एक झूठा प्रचार प्रसारित करना चालू किया नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, भारतीय प्राइम मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए, कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ ये उन्होंने कराया, जबकि इसमें उनका कोई रोल नहीं था। और ये तथ्यों से पहले भी प्रूव हो चुका है। लेकिन इसी बात को हर एक प्लेटफॉर्म पे दिन में 4 बार वो कहते रहे। वो आपने सुने होंगे कि एक कहावत कही गई है कि अगर किसी झूठ को सही करना है तो उसको बार बार बोलो, तो जनता उस झूठ को भी सही मानने लगेगी। और यही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश ट्रंप ने भी करी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरा, उनकी कोशिश थी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी जो है, इस मुद्दे पे कुछ रिएक्ट करें तो उससे 2 चीजें होंगी कि ट्रंप को एक मौका मिलेगा कि जिस तरह से वो ट्रेड के थ्रू या किसी और थ्रू इंडिया को धमकाएंगे, या फिर उनका लोकली भी नुकसान होगा, लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें भी नुकसान होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहावत है, हमेशा कहा जाता है, हमने पहले भी इस पे बात करी है कि जब कोई डिफिकल्ट टाइम आता है तो नरेंद्र मोदी की असली क्वालिटी निखर के आती है। वो एकदम चुप रहे, एकदम धैर्य से ये सारी चीजें देखते रहे और इस पे कोई कुछ भी रिएक्ट करने की बजाय एक्ट करने को अपना फॉर्मूला बनाया। और एक्ट करने के फॉर्मूले में उन्होंने क्या किया, आप सबको पता है कि सब कह रहे थे कि करना क्या चाहिए, अगर ये हमारे ऊपर लगाया जाता है तो करना क्या चाहिए। कुछ जब बोल नहीं रहे थे और इंडियन अपोजिशन ने हमेशा कहा कि भाई बताइए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। एक दिन आया जब ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन हो रहा था, तो उसका जवाब देते समय लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने मध्यस्थता नहीं कराई है, किसी भी देश के नेता से कोई बात नहीं हुई है इस मध्यस्थता पे, इस सीज फायर पे। ये बात ट्रंप को चुभ गई, क्योंकि पाकिस्तान के जो नेता थे, जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर है, उन्होंने उनको तो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था। भारत उनको कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा है, और नहीं तो उनको झूठा साबित कर रहा है। ये बात ट्रंप बीइंग ट्रंप, इगोइस्टिक ट्रंप को बुरी लगी और उन्होंने बौखलाहट में इस टैरिफ की घोषणा कर दी। अब जब टैरिफ की घोषणा करी तो भी एक्सपेक्टेड ये था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ रिएक्ट करेगी, या तो वो ट्रेड डील जो चल रही है, नेगोशिएशन जो चल रहा है उसमें तेजी लाएगी, या तो कुछ कहेगी या झुक जाएगी, कोई नेगोशिएट करने आएगा, अचानक ब्लैंकेट डिसीजन हो जाएंगे। बट वो भी होते हुए नहीं दिखा उनको। 7-8 दिन बीत गए, फिर उन्होंने एक नया बहाना निकाला और उस बहाने के थ्रू ये कहा क्योंकि आप रशियन ऑयल खरीदते हैं तो आपके ऊपर 25% और टैरिफ लगाया जाएगा। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कट कल फॉरेन जो सेक्रेटेरिएट है, जो स्पोक्स पर्सन है हमारे, उन्होंने क्लियर कट अपना बयान जारी किया और उन्होंने ये कहा है कि भारत वो सब कुछ करेगा जो उसके हितों की रक्षा के लिए होगा। ये जो जवाब है सेटल्ड वे में, इससे यूएस को ये बात समझ जानी चाहिए कि भारत इन धमकियों से झुकने वाला नहीं है। और ये बात और परेशान कर रही है ट्रंप को कि भारत झुक क्यों नहीं रहा है। तो उनको एक बात समझना चाहिए कि भारत वर्ल्ड की 4थी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा मार्केट है, तो ये किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो उसके जीडीपी का खाली 10% है, और उस 10% का अराउंड 15 to 18% जो है वो यूएस के साथ उसका ट्रेड है। तो उसका जितना इम्पैक्ट इंडिया पे होने वाला है उससे कहीं ज्यादा इम्पैक्ट यूएस पे होने वाला है। तो यूएस को ये ख्याल में रखना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि ये बात की समझ ट्रंप को होगी। ट्रंप हमेशा की तरह पलटेंगे, ट्रंप हमेशा की तरह
ये बोलेंगे कि भाई हमने हमारी बात हो गई, एंड हर एक चीज का उनको क्रेडिट लेने की आदत है, तो इसका भी क्रेडिट लेंगे, हमारी बात हो गई, डील हो गई, क्योंकि डील तो चालू है। 25 अगस्त को वहां से एक प्रतिनिधि मंडल आ रहा है यूएस से, जो हमारे टीम के साथ बैठ के नेगोशिएट करेगा। अगर कोई चीज आगे बढ़ती है, नेगोशिएट हो जाती है, तो फिर से ट्रम्प क्रेडिट लेने भाग के आ जाएंगे। तो ये तो रही पीछे की बात, जिसकी वजह से ट्रम्प झुंझलाए हुए हैं और भारत पे ये सारी सैंक्शंस और ये सारी चीजें कर रहे हैं। भारत को क्या करना चाहिए? तो जैसा नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, तो भारत को वही करना चाहिए। भारत को अपने पे डिपेंडेंट होना चाहिए, पीएलआई स्कीम को और आगे बढ़ाना चाहिए, और जो सिंगल विंडो क्लियरेंस रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इंडिया में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल हैं, और अगर कोई बिजनेस डालना चाहता है, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे और ज्यादा काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, और अपना खुद का मार्केट है पहले उसको कंप्लीटली कोशिश करना चाहिए कि कवर अप करें अपना खुद का डोमेस्टिक मार्केट। अगर ये होता है तो इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में सबके सामने खड़ा होगा, और वो ये बता पाएगा कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। और जैसे ही ये होता है तो फिर दुनिया उसका रिस्पेक्ट करना चालू करेगी, एंड फिर ये सारी धमकियां कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे, पूरे सागा पे? आप भी कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए अभी इतना ही। आपका दिन शुभ हो।